एक डॉक्टर, लाखों की कमाई, हजारों लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक प्रेरणा, और फिर उसी के साथ विवादों की एक कह सकते हैं कि एक लंबी लिस्ट। आखिर डॉक्टर रक्षिता सिंह की कहानी में ऐसा क्या है कि वो हमेशा इतनी सुर्खियों में रहती हैं, इतनी बहस होती है उन पर? बिल्कुल, आज हम कोशिश करेंगे कि इसी कहानी के जो अलग अलग पहलू हैं उनको थोड़ा समझें। मतलब उनकी जो सक्सेस है, फिर उन पर जो आरोप लगे हैं, और उनके करियर में जो उतार चढ़ाव आए, वो सब। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये सब ऑनलाइन जो आर्टिकल्स हैं, एनालिसिस हैं, कमेंट्स हैं, उन्हीं पर आधारित है। हाँ, जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है उसी के आधार पर। कोशिश यही है कि ये जो बिखरी हुई जानकारी है उसे जोड़कर एक थोड़ी साफ तस्वीर पेश की जाए, ताकि लोग समझ सकें कि भई ये पूरा मामला है क्या। तो कहाँ से शुरू करें? बहुत कुछ है बात करने को। हाँ, है तो बहुत कुछ। मेरे ख्याल से सबसे ताजा जो विवाद है वहीं से शुरू करते हैं, वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला। हाँ, वो वाला। उसमें क्या हुआ था ठीक से? तो क्रैश के बाद उन्होंने एक टिप्पणी की सोशल मीडिया पर शायद, और उसमें उन्होंने सिर्फ इंटर्न डॉक्टरों का जिक्र किया। कुछ ऐसा कहा कि बेचारे ड्यूटी करके खाना खा रहे होंगे। अच्छा, सिर्फ इंटर्न्स का? हाँ, और जो प्लेन में दूसरे यात्री थे उनके लिए उन्होंने कहा कि वो सब तो मजे में होंगे। ओह, मजे में होंगे प्लेन क्रैश के बाद? एग्जैक्टली। तो इसी बात पर बहुत आलोचना हुई कि ये तो बहुत ही असंवेदनशील बात है। मतलब आपकी सहानुभूति क्या सिर्फ आपके अपने प्रोफेशन के लोगों तक ही सीमित है? प्लेन में जो बाकी लोग थे उनके परिवारों का क्या, उनकी चिंता का क्या? ये बात तो सोचने वाली है। हो सकता है जैसा आपने कहा कि वो खुद इंटर्न रही, तो शायद वो एक कनेक्शन महसूस करती हो। हाँ बिल्कुल, वो एक इमोशनल कनेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने के नाते या बस एक इंसान होने के नाते भी आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए ना। दूसरों की पीड़ा को ऐसे नजरअंदाज करना थोड़ा अजीब लगा लोगों को। सही बात है। और ये जो पैटर्न है, मतलब किसी त्रासदी के बाद एकदम से मुखर होना, ये पहले भी देखा गया शायद। वो कोलकाता वाली जो घटना हुई थी। हाँ बिल्कुल, कोलकाता ट्रेजेडी के टाइम वो काफी एक्टिव थी। उन्होंने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, पॉडकास्ट किए, इंटरव्यू दिए, न्यूज चैनल्स पर बात की, प्रोटेस्ट में भी शायद हिस्सा लिया था, और उससे उन्हें काफी पहचान भी मिली, विजिबिलिटी मिली। हाँ, वो तो मिली थी। लेकिन फिर वही बात, जैसे ही वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ा, लोग थोड़ा भूलने लगे, तो उनकी तरफ से भी उस पर बात होनी बंद हो गई। अच्छा। यहाँ तक कि बाद में जब उस केस में आरोपी जमानत पर छूटे और दोबारा प्रोटेस्ट हुए, तब भी उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं। तो इससे सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या ये सब सिर्फ लाइमलाइट या प्रसिद्धि के लिए था? देखिए, ये कहना मुश्किल है कि नियत क्या थी। हो सकता है शुरू में वाकई चिंता रही हो, लेकिन बाद की जो चुप्पी है वो शक तो पैदा करती है कि क्या वो मुद्दा सिर्फ तब तक जरूरी था जब तक उससे अटेंशन मिल रहा था। ये गंभीर सवाल है। अच्छा, एक और बड़ा मुद्दा जो उनके साथ जुड़ा है वो है हॉस्पिटल के अंदर बनाए गए कंटेंट। हाँ, ये वाला पॉइंट भी काफी डिस्कस हुआ है। मतलब आईसीयू जैसी जगह या ऑपरेशन थिएटर तक में रिकॉर्डिंग करना, और वो भी तब जब वो खुद एक इंटर्न थी। हाँ, उन्होंने खुद ही अपने व्लॉग्स में या इंटरव्यू में बताया है कि इंटर्नशिप कितनी ज्यादा हेक्टिक होती है। मतलब सुबह 9 बजे से ड्यूटी शुरू होती है और अगले दिन दोपहर 1 बजे तक चलती है, बिना सोए। बाप रे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतने बिजी शेड्यूल के बीच हॉस्पिटल के अंदर, मतलब ओटी जैसी सेंसिटिव जगह पर भी कंटेंट बनाने का टाइम और एनर्जी कहाँ से आ रही थी? और सबसे बड़ी बात, मरीजों की प्राइवेसी का क्या? कई बार ये आरोप लगे कि उन्होंने मरीजों को रिकॉर्ड किया बिना चेहरा ठीक से ब्लर किए। हाँ, ये बात भी सामने आई थी। सोर्स वीडियोस में शायद बाद में ब्लर किया गया, लेकिन ओरिजिनली ऐसा नहीं था। और ये तो सीधे सीधे मरीज की निजता का उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है ये। बिल्कुल। और ओटी तो एक स्टेराइल जगह होती है, वहाँ कैमरा वगैरह ले जाना, क्या ये हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं? देखिए, ज्यादातर हॉस्पिटल्स में ये प्रोटोकॉल के सख्त खिलाफ होता है। ओटी में बाहरी चीजें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ले जाने की मनाही होती है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। और मरीज या उनके परिवार वालों से इस तरह की रिकॉर्डिंग के लिए सहमति लेना भी मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, या शायद ली ही नहीं गई हो। हॉस्पिटल एक सेफ स्पेस होना चाहिए मरीजों के लिए, कंटेंट बनाने की जगह नहीं। तो ये एक नैतिक सवाल खड़ा करता है कि क्या आपने अपनी कंटेंट क्रिएटर वाली पहचान को अपनी डॉक्टर वाली जिम्मेदारी पर हावी होने दिया? और इसी से जुड़ी एक और बात थी शायद, खुद को सीनियर डॉक्टर बताना। हाँ, ये भी कुछ लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि वो उस समय इंटर्न थी, लेकिन कभी-कभी अपने कंटेंट में या बातों में ऐसा इंप्रेशन देती थी जैसे वो कोई सीनियर या ज्यादा अनुभवी डॉक्टर हो। तो वो अपनी भूमिका को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली बात हो गई।
तो एक तरफ ये सब विवाद हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सफलता की कहानी भी है। मतलब काफी मेहनत भी की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल, वो पहलू भी देखना जरूरी है। उनके माता पिता शिक्षक रहे हैं और उनमें खुद में भी शायद वो पढ़ाने का जुनून था शुरू से। MBBS फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने अपना चैनल शुरू कर दिया था। और बहुत जल्दी सफल भी हो गई। हाँ, बहुत जल्दी, शायद 6 महीने के अंदर ही उन्हें अनअकैडमी से ऑफर आ गया था और वहाँ भी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। 1 महीने में टॉप 10 एजुकेटर्स में आ गई। पहले ही साल उनकी कमाई लाखों में पहुंच गई थी, शायद 1.8 लाख रुपए प्रति महीना। और फिर तो शायद 7 फिगर इनकम तक पहुंच गई थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल के अंदर वो 7 फिगर इनकम यानी 10 लाख या उससे ज्यादा प्रति महीना कमाने लगी थी। उन्होंने खुद भी बताया कि वो अपने पिता से 9-10 गुना ज्यादा कमा रही थी। तो कम उम्र में इतनी फाइनेंशियल सक्सेस पाना ये अपने आप में बड़ी बात है। मेहनत तो लगी होगी। हाँ, वो तो है। और उन्होंने ये बात मानी भी है कि उन्हें पैसे से प्यार है। उनका एक कोट भी है, मनी गिव्स मी इंडिपेंडेंस, सो आई जस्ट लव मनी। और देखिए, पैसा कमाना या पैसे से प्यार होना कोई बुरी बात नहीं है, खासकर जब वो आपको स्वतंत्रता देता है। लेकिन सवाल तब उठता है जब पैसे की प्राथमिकता शायद आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर दे जो नैतिक रूप से संदिग्ध हों। जैसे वो मरीजों को रिकॉर्ड करने वाला मामला। हाँ, उसे एक उदाहरण की तरह देखा जा सकता है कि क्या ज्यादा व्यूज, ज्यादा पैसा कमाने की चाह में कहीं ना कहीं एथिक्स पीछे छूट गए। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि अब शायद उन्होंने मरीजों को रिकॉर्ड करना बंद कर दिया है। ठीक है। फिर उनके करियर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने डॉक्टरी प्रैक्टिस छोड़कर फुल टाइम एजुकेटर बनने का फैसला किया अनअकैडमी के साथ। हाँ, ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा फैसला था, जैसा उन्होंने खुद कहा। लेकिन इस फैसले पर उनके फॉलोअर्स का रिएक्शन बहुत नेगेटिव था। हाँ, बहुत आलोचना हुई थी। उन्हें शायद एक सफाई वीडियो भी बनाना पड़ा था। हाँ, लगभग 35 मिनट का वीडियो था, लेकिन उसके बाद भी लोग कन्विंस नहीं हुए। बहुत गुस्सा था लोगों में। क्यों? मतलब उनका करियर, उनका फैसला, लोगों को इतनी आपत्ति क्यों हुई? शायद इसलिए कि लोगों ने उन्हें एक डॉक्टर बनने की प्रेरणा के तौर पर फॉलो करना शुरू किया था। वो उनकी जर्नी देख रहे थे, खुद मोटिवेट हो रहे थे। जब उन्होंने वो रास्ता ही छोड़ दिया तो फॉलोअर्स को लगा कि उन्हें धोखा मिला है, जैसे कि जिस सपने के पीछे वो उन्हें फॉलो कर रहे थे वो सपना ही उन्होंने बदल दिया। अच्छा, मतलब एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस फॉलोअर्स के लिए। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर वो गुस्सा निकला, लोगों ने उन्हें फेक कहा, सिर्फ पैसों के पीछे भागती हैं, घमंडी, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए। और शायद इसी दौरान दूसरे टीचर्स के साथ भी उनके कुछ विवाद हुए थे, उससे भी ये धारणा मजबूत हुई होगी। हाँ बिल्कुल, वो फिजिक्स वाला विवाद काफी चर्चा में रहे थे। एक बार रुपेश सर हैं PW में, उन्होंने जेनेटिक्स पढ़ाते हुए एक कॉमन मिस्टेक बताई थी बिना किसी का नाम लिए, कि कैसे कुछ लोग एक ही क्रोमोसोम पर दोनों एलील दिखा देते हैं, जो गलत है। ओके। तो इस पर डॉक्टर रक्षिता सिंह का रिएक्शन काफी तीखा था। उन्होंने शायद अपनी स्ट्रीम में कहा, देखा है तूने, बकवास फैलाए जा रहे हैं। मतलब काफी गुस्से में जवाब दिया, बिना नाम लिए भी। हाँ, रुपेश सर ने नाम नहीं लिया था, पर शायद उन्हें लगा कि ये उन्हीं के लिए कहा गया है। फिर एक और मामला हुआ PW के ही तरुण सर के साथ। उसमें क्या था? और उनसे एक छोटी सी गलती हो गई जिसे उन्होंने तुरंत ठीक भी कर लिया। अच्छा, गलती हुई और ठीक भी कर ली। हाँ, लेकिन डॉक्टर रक्षिता सिंह ने जब वही टॉपिक अपने चैनल पर पढ़ाया तो उन्होंने न सिर्फ थोड़ा मजाक उड़ाने वाले अंदाज में पढ़ाया, बल्कि तरुण सर की वो क्लिप भी इस्तेमाल की जिसमें सिर्फ गलती थी, सुधार वाला हिस्सा नहीं दिखाया। अरे, ये तो जानबूझकर करने जैसा लगता है। हाँ, तो लोगों ने इसे ऐसे ही देखा कि वो जानबूझकर दूसरे टीचर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, या शायद कंट्रोवर्सी क्रिएट करके खुद को बेहतर साबित करना चाहती हैं। इससे बाकी टीचर्स में भी नाराजगी हुई थी। तो ये फिर से वही सवाल खड़ा करता है कि क्या ये पैसे या शोहरत वाली मानसिकता का नतीजा था? ये सारे विवाद तो हैं ही, और आखिर में उनके निजी जीवन को लेकर भी काफी अटकलें लगती रहती हैं, खासकर पूरब झा के साथ उनके रिश्ते को लेकर। हाँ, ये अफवाहें भी काफी चलती हैं। बहुत सारी चीजों को जोड़कर देखा जाता है। जैसे क्या-क्या सबूत दिए जाते हैं? जैसे पूरब ने खुद माना था कि वो कमिटेड हैं। फिर किसी घर की पूजा की तस्वीरों में रक्षिता सिंह की मौजूदगी, जहां कहा गया कि सिर्फ करीबी लोग थे। जैकेट पर RP लिखा होना और कोई तारीख, रिलेशनशिप वाली रील्स को लाइक करना, किसी लाइव स्ट्रीम में पूरब का कॉल आ जाना, एक रील में किसी ब्लर किए हुए चेहरे का पूरब जैसा दिखना, बहुत कुछ है। लेकिन इन सब का कोई ठोस मतलब है या बस फैंस की अपनी थियरीज हैं? वही बात है, इन सब के दूसरे एक्सप्लेनेशन भी हो सकते हैं।
हो सकता है वो पूजा ऑफिस की हो और वो टीम मेंबर के तौर पर वहाँ हो। जैकेट का मतलब कुछ और भी हो सकता है। वो साथ काम करते हैं, टीम है, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। और फैंस तो अक्सर अपने फेवरेट क्रिएटर्स को शिप करते ही रहते हैं। पहले पूरब का नाम सिमरन के साथ जोड़ा जाता था, फिर रक्षिता के साथ, अब शायद किसी और के साथ। तो ये सब बदलता रहता है। वो जो ट्रेडर शो की बात है, उसकी शूटिंग भी पुरानी बताई जाती है। तो मतलब जब तक वो खुद कुछ ना कहें, ये सब बस अंदाजे हैं। बिल्कुल, ये उनका निजी मामला है और जब तक कोई पब्लिक कंफर्मेशन नहीं है, तब तक ये सब सिर्फ अटकलें ही हैं। इन पर ज्यादा ध्यान देना बेकार है। सही कहा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर रक्षिता सिंह की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ एक मेहनती, कामयाब इन्फ्लुएंसर और एजुकेटर हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल किया। हाँ, वो पहलू बिल्कुल है, लेकिन दूसरी तरफ वो नैतिक सवालों और विवादों से भी घिरी हुई हैं। चाहे वो हॉस्पिटल कंटेंट का मामला हो, या दूसरे टीचर्स के साथ विवाद, या फिर उनके करियर चॉइस पर फॉलोअर्स का रिएक्शन। ये पूरा मामला शायद ये दिखाता है कि आज के दौर में जब आप एक पब्लिक फिगर बन जाते हैं, खासकर मेडिकल या टीचिंग जैसे प्रोफेशन से आकर, तो शोहरत, पैसा, आपकी पेशेवर जिम्मेदारियां और आपकी निजी महत्वाकांक्षाएं, इन सब के बीच एक संतुलन बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल। और ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है कि जब कोई डॉक्टर या टीचर एक लोकप्रिय इन्फ्लुएंसर बन जाता है, तो उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी आखिर किसके प्रति होती है? अपने दर्शकों के प्रति, अपने कंटेंट के प्रति, या फिर अपने मूल पेशे के जो उसूल हैं, जो एथिक्स हैं, उनके प्रति? ये सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा पर आप लोगों के क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं डॉक्टर रक्षिता सिंह की कहानी के बारे में? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आपको ये गहरी पड़ताल, ये बातचीत पसंद आई। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं। हाँ, प्लीज, अगर आपको ये काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल, ताकि आगे भी हम और आप मिलकर ऐसे ही दिलचस्प और जरूरी विषयों की तह तक जा सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।